आज मैं आपके सामने एक CSIR की लेटेस्ट न्यूज़ शेयर करने आई हूँ। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू CSIR नेट अंडर 24/7। आई एम मेघना श्रीवास्तव। CSIR जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है फॉर JRF, अगर आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं आपको PhD करने पर फेलोशिप अमाउंट मिलता है और इसकी जो अपर एज लिमिट होती है JRF की वो 30 ईयर्स है। अब आप जब PhD कर लेते हैं आपको साइंटिस्ट पोजीशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप साइंटिस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब CSIR ने जो साइंटिस्ट के लिए जो अपर एज लिमिट रखी है वो 32 ईयर्स है। इसी को देखते हुए जो आपके ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन है, इसने CSIR को एक रिक्वेस्ट की है एक एप्लीकेशन के थ्रू कि ये जो साइंटिस्ट के लिए अपर एज लिमिट है इसे 32 ईयर्स से बढ़ा करके 40 ईयर्स तक कर दिया जाए। इस रिक्वेस्ट में इन्होंने कुछ पॉइंटर्स मेंशन किए हैं कि क्या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं कि इनको अपर एज लिमिट बढ़ाने की ज़रूरत है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन लिखा गया है ऑल इंडिया रिसर्च एसोसिएशन द्वारा, ये लिखा गया है फॉर वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को लिखा गया है जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। इसमें इन्होंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं कि जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं उन्हें क्या ऐसी प्रॉब्लम आती है या क्या चैलेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ये जो साइंटिस्ट की पोजिशन है जिसकी एज लिमिट आपकी 32 ईयर्स से बढ़ा देनी चाहिए। तो जैसे CSIR का अगर आप एज क्राइटेरिया देखो तो 30 ईयर्स है फॉर JRF एंड आफ्टर दैट आप 32 ईयर्स के लिए आपका हो जाता है फॉर साइंटिस्ट। तो 30 साल अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं 30 साल में, उस JRF की वैलिडिटी 2 साल तक होती है। अगर आप 2 साल में PhD के लिए अप्लाई कर देते हैं देन इट्स गुड, वरना फिर वो लैप्स कर जाता है। अब आप सोचो कि 30 साल में सीधे अगर आप 32 साल रखते हैं एज लिमिट तो वो जो कैंडिडेट जो अपने 30वें साल में क्वालिफाई करता है उसके लिए काफ़ी अनफेयर हो जाता है फॉर टू अप्लाई फॉर साइंटिस्ट पोजीशन, क्योंकि वो साइंटिस्ट के लिए नहीं अप्लाई कर सकता है उसकी अपर एज लिमिट अगर 32 ईयर्स है। दूसरा पॉइंटर्स इन्होंने लिखते हुए लिखा है कि जो एडवर्टाइजमेंट है, अगर हम बात करें कि ये जो साइंटिस्ट की पोजीशन है इतनी रेगुलरली नहीं आती है, इसमें इरेगुलरिटी है एडवर्टाइजमेंट में। फिर इन्होंने लिखा कि 2011 में जो अपर एज लिमिट थी वो 32 ईयर्स थी, 35 ईयर्स थी, जिसको रिड्यूस करके 32 कर दिया गया था। ये इसलिए किया गया था क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होने लगा था कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होते थे जिससे जो स्टूडेंट्स थे, जो कैंडिडेट्स थे वो जल्दी PhD कर लेते थे, उनकी PhD जल्दी कम एज में ही कंप्लीट हो जाती थी। इसी को देखते हुए 35 ईयर्स से रिवाइज करके इसे रिड्यूस करके 32 ईयर्स 2011 में किया गया था। तो इसकी कोई बेसिस बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत ज़्यादा कोई क्लैरिटी नहीं दी थी। इस बेसिस पे उन्होंने तीसरा पॉइंट मेंशन किया है ना। चौथा पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कि कोविड में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट नहीं आए थे, बहुत सारी वैकेंसीज नहीं आई थी, तो उस वजह से भी जो स्टूडेंट्स अपने 32 ईयर में थे वो भी अनएलिजिबल हो गए 33 ईयर में, मतलब उनका 1 साल वेस्ट हो गया कोविड की वजह से और वो अप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि वैकेंसीज नहीं आ रही थी। यही कुछ पॉइंटर्स दे करके जो ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन है उसने CSIR के वाइस प्रेसिडेंट को ये लिखा है पूरा कंप्लीट। एक काफ़ी चर्चा में है ये विषय और इसके लिए CSIR एक कंसिडर कर रही है, इसे इसमें कमिटी डिसाइड हो रही है, कमिटी बैठ रही है जिसमें ये डिसाइड किया जाए कि वाकई क्या एज लिमिट को बढ़ाना चाहिए। ये पूरी बात चल रही है, जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग CSIR कंसिडर कर रही है इसे कि क्या वो सच में कर सकती है, एज लिमिट को बढ़ा सकती है। इसमें काफ़ी चर्चा चल रही है एंड बहुत सारे जो प्रोफेसर्स हैं वो भी अपनी विचार विमर्श दे रहे हैं और बता रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी है क्योंकि कल को आप भी PhD के बाद साइंटिस्ट पोजिशन के लिए ज़रूर अप्लाई कर पाएंगे। ऐसी और जानकारी के लिए और अगर इसके लिए आपको कोई और पॉइंटर्स जानने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।